हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय पर आधारित यह वीडियो लेक्चर अर्थशास्त्र के स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों दोनों के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझे बिना हम इस विषय में आगे अध्ययन नहीं कर सकते। इसके अलावा विद्यार्थियों, यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न अवधारणाओं में यदि हम अंतर समझ सकें तो हमें उन प्रश्नों को हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम इसमें राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह उत्पादन के आकार, प्रकार और वृद्धि के सूचक होते हैं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय के आंकड़े भावी विकास यानी भावी आर्थिक विकास की दिशा और आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का अध्ययन का जो महत्व है वह अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों दृष्टियों से होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में होने वाले अल्पकालीन उतार चढ़ावों से हम आर्थिक तेजी मंदी की दशाओं यानी व्यापार चक्रों का अध्ययन कर सकते हैं, और राष्ट्रीय आय में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों से किसी भी देश की आर्थिक विकास की दर को हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, वास्तव में राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का माप होती है। राष्ट्रीय आय का जो कंसेप्ट है वह फ्लो वेरिएबल है, प्रवाह की अवधारणा है, और सामान्यतः राष्ट्रीय आय किसी देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को जो प्राप्त प्रतिफल हैं उनका योग होती है। यानी देश के श्रम साधन, पूंजी, भूमि इत्यादि जो उत्पादन के साधन हैं उनको वेतन और मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज, किराया इत्यादि के रूप में जो प्रतिफल मिलते हैं उनके योग को हम सामान्यतः राष्ट्रीय आय कहते हैं। विद्यार्थियों, चूँकि उत्पादन, आय, रोजगार, व्यय ये सब परस्पर संबंधित और आश्रित घटक होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। तो इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में हम नेशनल इनकम के विभिन्न कंसेप्ट्स की हम इसमें चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। विद्यार्थियों,
जीएनपी किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होती है। तो विद्यार्थियों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हर एक शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी की गणना एक वर्ष की अवधि के लिए करते हैं, यानी हम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए करते हैं। जैसे भारत में जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो इस अवधि के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, जीएनपी की गणना करेंगे। इसके अलावा इसमें समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, उनके बाजार मूल्यों को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का बाजार मूल्य भी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, जीएनपी में शामिल होगा। और विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिनको विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। जैसे कपड़ा मीटर में है, कुछ लीटर में होंगी इकाइयाँ, कुछ गैलन्स में हम व्यक्त करते हैं, कुछ को हम टन में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हर एक वस्तु के लिए जो माप की इकाई है वह अलग अलग होती है। तो इसलिए हम अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम मुद्रा के रूप में करते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य लेते हैं। यहाँ मैंने अंतिम शब्द को हाईलाइट किया हुआ है, जिसका मतलब है कि जीएनपी की गणना में दोहरी गणना से, डबल काउंटिंग से बचने के लिए केवल अंतिम पदार्थों का बाजार मूल्य ही हम लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि मध्यवर्ती वस्तु और अर्धनिर्मित वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। इसका हम एक व्यवहारिक उदाहरण दे सकते हैं कि मान लीजिए एक किसान है, उसने गेहूं उत्पन्न किया, उस गेहूं को उसने आटा चक्की वाले को बेच दिया और आटा चक्की वाले ने उसका आटा बनाकर बेकरी को बेचा और बेकरी ने उससे ब्रेड बनाया और बाद में उपभोक्ताओं ने ब्रेड को क्रय किया। तो यहाँ पर जो ब्रेड है वह अंतिम वस्तु है, वह उसका जो मूल्य होगा वह जीएनपी में शामिल होगा। हम ब्रेड का जब मूल्य शामिल कर रहे हैं तो ब्रेड को बनाने में जो आटा लगा हुआ है या जो गेहूं लगी हुई है या जो बेकरी ने उसको प्रोड्यूस किया है, तो जो सर्विसेज वहाँ काम आ रही हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे, हम अंतिम वस्तुओं को ही जीएनपी में शामिल करते हैं। यानी हम केवल जो ब्रेड का मूल्य है वह जीएनपी में शामिल करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों, इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का ही समावेश होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही जीएनपी की गणना में समावेश किया जाता है। मुफ्त वस्तुओं और सेवाओं को या पारिवारिक प्रेम के वशीभूत की गई सेवाओं को हम जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होती है। जिसका मतलब ये है कि किसी देश के उत्पादक साधनों के द्वारा देश में या देश से बाहर अर्जित आय को हम इसमें शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, एक बात और कि जीएनपी की गणना हम 3 अलग अलग विधियों से जीएनपी की गणना कर सकते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे उत्पाद विधि है,
आय विधि है, व्यय विधि है, इन तीनों विधियों से प्राप्त जीएनपी का जो मूल्य है वह समान रहता है। और इन तीनों विधियों को उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि की गणना के द्वारा हम जीएनपी, जीएनआई और जीएनई प्राप्त करते हैं। ये तीनों जो हैं वह एक दूसरे के बराबर होते हैं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा से संबंधित अगली जो अवधारणा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एवं साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हम इन दोनों अवधारणाओं के बीच में क्या अंतर है इसको देखेंगे। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। विद्यार्थियों, इन दोनों अवधारणाओं के बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो विद्यार्थियों, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित कुल उत्पादन को उसी वर्ष की प्रचलित बाजार कीमतों से उसमें गुणा किया जाता है। यानी जब हम बाजार कीमत ले रहे हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस ले रहे हैं, तो बाजार कीमतों पर जीएनपी में सरकार के द्वारा लगाए गए वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए जो अप्रत्यक्ष कर हैं वह सदैव शामिल रहते हैं, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तुओं की कीमतें सरकार के द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर के कारण बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार वस्तुओं पर सब्सिडी देती है तो वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। तो इसलिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर जीएनपी ज्ञात करने के लिए हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। तो दोनों जो कंसेप्ट्स हैं, अवधारणा हैं, उनका संबंध इस सूत्र के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडी। विद्यार्थियों, जीएनपी जो साधन लागत पर जीएनपी है वह एक देश में एक वर्ष में विभिन्न उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित और उनको प्राप्त होने वाली आय को हम उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि दोनों अवधारणाओं के बीच में जो अंतर है वह आपको समझ में आ गया होगा। कई बार हम इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, जो ये दो कंपोनेंट हैं, इनको नेट टैक्सेस से भी व्यक्त करते हैं कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस शुद्ध कर, नेट टैक्सेस। अब अगली अवधारणा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। विद्यार्थियों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन दोनों अवधारणाओं में जो अंतर है वह डेप्रिसिएशन को लेकर है, मूल्यह्रास को लेकर है। तो जीएनपी में जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उनका कुल उत्पादन मूल्य लिया जाता है, जो उपभोग वस्तु हैं और निवेश वस्तु हैं उनका कुल उत्पादन मूल्य लिया जाता है। परंतु विद्यार्थियों, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थिर संयंत्र जो हम काम लेते हैं, मशीनरी हैं, वह टूट फूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं,
या तकनीकी परिवर्तनों के कारण अप्रचलित हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए और उनके प्रतिस्थापन के लिए जो राशि रखी जाती है उसे हम मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन या पूंजी उपभोग भत्ता, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, CCA भी कहते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को घटाते हैं। ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर है। अब अगली अवधारणा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहाँ भी वही अंतर है जो हमने GNP एट मार्केट प्राइस और GNP एट फैक्टर कॉस्ट में देखा था। तो यहाँ इसको हम बहुत इसको सिंपल वे में इस रूप में लिख सकते हैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्योंकि यहाँ पर जो अंतर है दोनों अवधारणाओं में G और N का है, ग्रॉस और नेट का है। तो ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट आएगी। या हम इसको इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेज प्लस सब्सिडी। जैसे कि हमने GNP एट फैक्टर कॉस्ट को ज्ञात किया था, GNP एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर हमने जो प्राप्त किया था, ठीक उसी तरीके से हम NNP एट मार्केट प्राइस और NNP एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अगली अवधारणा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय व्यवहार में जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट है वह राष्ट्रीय आय होती है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत देश के उत्पादन साधनों को मिलने वाले प्रतिफल का योग, समग्र योग किया जाता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय में उत्पादन के साधनों को मजदूरी और वेतन, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में जो आय प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय आय है, और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। यानी देश के जो उत्पादन साधन हैं वो देश के अंदर या देश के बाहर जो आय अर्जित करते हैं उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो सूत्र के रूप में हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, NI इक्वल टू रेंट प्लस वेजेज एंड सैलरी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। विद्यार्थियों, अगली एक महत्वपूर्ण अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विद्यार्थियों, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादन के साधनों के द्वारा वर्ष विशेष के दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर देश के संसाधनों से उत्पादित या अर्जित आय का समग्र योग होती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये देश की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं से उत्पादित और अर्जित आय होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि GNP और GDP में क्या अंतर है। तो हम यहाँ पर दोनों में जो अंतर है उसको इस सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, GDP इक्वल टू GNP माइनस नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम NIA भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, ये अवधारणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में देश के निवासियों तथा गैर निवासियों के द्वारा देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लिया जाता है। जबकि जो GNP है उसके अंतर्गत केवल किसी देश के जो निवासी हैं, जो उत्पादक इकाइयां हैं, उनके द्वारा देश के अंदर तथा देश के बाहर वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जो अर्जित आय है हम उसको शामिल करते हैं। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भारतीय चिकित्सक है, वह विदेश में अपनी चिकित्सा सेवाएं देता है, तो वो इनकम GNP में शामिल होगी। लेकिन यदि कोई विदेशी व्यक्ति है, यानी मान लीजिए कोई अमेरिकन प्रोफेसर है, वह भारतीय यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसकी आय को हम GNP में शामिल नहीं करेंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में हम भारतीय नागरिकों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ते हैं और विदेशी नागरिकों के द्वारा भारत में अर्जित आय को घटाते हैं। यानी जो उत्पादन के साधन भारतीय उत्पादन के साधन है, भारत के संदर्भ में बात करें, वो विदेशों में इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसको GNP में शामिल करेंगे, और जो विदेशी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भारत में यदि अर्न कर रहे हैं, अर्जित आय कर रहे हैं, तो उसको हम घटाएंगे। तो ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को GNP में से घटाने पर हमें GDP प्राप्त होता है। अगली अवधारणा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, NDP हम पहले भी देख चुके हैं। यदि हम GDP में से डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें NDP प्राप्त हो जाएगा, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, NDP इक्वल टू GNP माइनस NIA माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। फिर इसके बाद अगली अवधारणा है निजी आय। विद्यार्थियों, निजी व्यक्तियों के द्वारा उत्पादकीय तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय निजी आय होती है, और इसमें निगमों के द्वारा रखी गई आय भी शामिल है। तो इसे साधन लागत पर NNP या जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसमें कुछ मदें जोड़कर और कुछ मदें घटाकर हम निजी आय को प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, निजी आय को हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। निजी आय बराबर है राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान माइनस सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ या बचतें। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हस्तांतरण भुगतान है उसके अंतर्गत हम पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार या विदेशों से भेजी गई धनराशि, लॉटरी से प्राप्त राशि को शामिल करते हैं। और जो सामाजिक सुरक्षा अंशदान है उसके अंतर्गत हम भविष्य निधि में अंशदान, जीवन बीमा इत्यादि में जो अंशदान है उसको शामिल करते हैं। तो हस्तांतरण भुगतान निजी आय में जोड़े जाते हैं और सामाजिक सुरक्षा अंशदान राष्ट्रीय आय में से घटाए जाते हैं, और सार्वजनिक उपक्रमों का लाभ और बचतें भी घटाए जाते हैं निजी आय को प्राप्त करने के लिए। अगली अवधारणा है वैयक्तिक आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तियों तथा परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त कारक आय तथा
चालू हस्तांतरण आय का योग निजी आय है, सॉरी पर्सनल इनकम है, वैयक्तिक आय है। विद्यार्थियों, वैयक्तिक आय वास्तव में वो आय है जो देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होती है, और वैयक्तिक आय किसी देश में एक वर्ष में निजी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष करों से देने से पूर्व सभी स्रोतों से प्राप्त आय है, और इसे भी हम राष्ट्रीय आय में कुछ मदों को जोड़कर और कुछ को घटाकर प्राप्त करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको सूत्र में दिखाई दे रहा है कि वैयक्तिक आय बराबर है राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान प्लस सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज माइनस निगमों का अवितरित लाभ माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान। विद्यार्थियों, अगला कंसेप्ट है डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय, खर्च करने योग्य आय भी बोलते हैं इसे, और ये वो आय है जो व्यक्तियों और परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय की जा सकती है या जिसको बचाया जा सकता है, इसलिए खर्च करने योग्य आय बराबर है उपभोग प्लस बचत, या हम इसको निकाल सकते हैं प्रयोज्य आय बराबर है वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर, क्योंकि प्रत्यक्ष करों को चुकाने के पश्चात बची हुई आय को व्यक्ति या तो खर्च कर सकता है, उपभोग में काम ले सकता है, या उसको बचत कर सकता है। विद्यार्थियों, अगली अवधारणा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी देश में प्रति व्यक्ति अर्जित की जाने वाली औसत आय को व्यक्त करती है, एवरेज इनकम को व्यक्त करती है, और प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं, यानी NI डिवाइडेड बाई PI प्रति व्यक्ति आय, NI डिवाइडेड बाई P पॉपुलेशन प्रति व्यक्ति आय होगी। विद्यार्थियों, इसके बाद हम वास्तविक राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट ले रहे हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल नेशनल इनकम, इसे स्थिर कीमतों पर भी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। विद्यार्थियों, हमें NI एट करेंट प्राइस और NI एट कांस्टेंट प्राइस, प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय और कांस्टेंट प्राइसेस पर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, इन दो कंसेप्ट के अंतर को समझ लेना चाहिए। विद्यार्थियों, प्रचलित मूल्यों पर जो राष्ट्रीय आय है उसको कीमत सूचकांक से डिफ्लेट करके समायोजित करके स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, या जिसको हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में नहीं बढ़ता है, लेकिन कीमत स्तर बढ़ जाने के कारण जो बाजार मूल्यों पर, चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ी हुई होती है। तो इस स्थिति में सही स्थिति को ज्ञात करने के लिए वास्तव में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है या नहीं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा है या नहीं, तो उसके लिए हम स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ही वास्तव में देश की आर्थिक स्थिति का सही सूचक होती है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र को काम में लेते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई चालू वर्ष का कीमत सूचकांक इंटू 100। विद्यार्थियों, हम कोई एक बेस ईयर लेते हैं और उस बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वह 100 माना जाता है, और आगे के वर्षों का जो कीमत सूचकांक है उसको हम निकालते हैं। तो जैसे भारत में फ़िलहाल 2011-12 राष्ट्रीय आय के लिए बेस ईयर है, आधार वर्ष है, और यदि हम आधार वर्ष पर या बेस ईयर पर हम जो राष्ट्रीय आय देखेंगे तो वो स्थिर कीमतों पर
राष्ट्रीय आय होगी। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय की ये विभिन्न अवधारणाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। हमें इन अवधारणाओं के अंतर संबंध को बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हम जीएनपी से शुरू करके हम प्रति व्यक्ति आय तक आ सकते हैं, कुछ मदों को जोड़कर, कुछ मदों को घटाकर। तो ये सारी अवधारणाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मैं समझती हूँ आपको राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे और विभिन्न अवधारणाओं का अभ्यास करेंगे तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और वर्णनात्मक प्रश्नों को दोनों को हल कर पाएंगे और आगे हम राष्ट्रीय आय पर आधारित जो अन्य बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू। इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए मैंने समष्टि अर्थशास्त्र एम.एल. झिंगन, समष्टि अर्थशास्त्र जी.सी. सिंघई एवं जे.पी. मिश्रा, समष्टि अर्थशास्त्र लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की पुस्तकों को काम में लिया है। थैंक यू।